आज हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या आंतरिक पुनर्निर्माण की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंतरिक पुनर्निर्माण होता क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं, जैसे एक व्यक्ति का जीवन काल होता है उसी प्रकार से कंपनियों का भी जीवन काल होता है। और कंपनियों के पंजीकरण से, यानी कंपनी के पंजीकरण कराने पर कंपनी का जन्म होता है और कंपनी के समापन करने पर कंपनी की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो कंपनी का जीवन काल होता है जिसमें कंपनी अपना व्यवसाय करती है, और जब वह अपने जीवन काल में व्यवसाय का संचालन करती है तो कंपनी अनेक प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरती है। ये आर्थिक परिवर्तन कंपनी के लिए फायदेमंद यानी लाभ कमाने वाली स्थिति होती है और कंपनी के लिए नुकसानदेह यानी हानि वाली स्थिति होती है। अब लाभ वाली स्थिति में कंपनी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब कंपनियों को हानि होती है तो कंपनी के सामने वित्तीय संकट खड़े हो जाते हैं। तो इन वित्तीय संकटों को दूर करने के लिए कंपनी के पास जो कंपनी प्रयास करती है वो प्रयास दो तरह के होते हैं। अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए इकट्ठा और उसका व्यवसाय संचालन उसी कंपनी के नाम से शुरू करना संभव न हो तो कंपनियां बाह्य पुनर्निर्माण, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, करती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी योजना है जिसमें वर्तमान कंपनी को समाप्त करके, यानी जो हानि वाली कंपनी है उस कंपनी को समाप्त करके उसकी जगह कोई नई कंपनी की स्थापना की जाती है और नई बनने वाली कंपनी पहले वाली, यानी जो कंपनी समापन हो रही है उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीद लेती है। लेकिन आंतरिक पुनर्निर्माण अपनी एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनी के अस्तित्व को समाप्त न करते हुए उसकी पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हुए उसे लाभ कमाने की या लाभ की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। अब ये आंतरिक पुनर्निर्माण कब कब कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत कर ले। जैसे मैं पहली स्थिति की बात करूं तो जो कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करके रखती है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, उन सभी शेयर्स का एक निश्चित अंकित मूल्य या नॉमिनल वैल्यू या उनकी फेस वैल्यू जो कहते हैं वो होती है। अब जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती है तो वो एक ही प्रकार के शेयर को अनेक प्रकार की फेस वैल्यू पर इश्यू कर देती है। जैसे मान लो उस कंपनी ने इक्विटी शेयर मार्केट में इश्यू किए और उनका अंकित मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 और 100 रुपये, यानी एक ही प्रकार के जो कंपनी के पास इक्विटी शेयर थे उन सभी इक्विटी शेयर को उन्होंने मार्केट की स्थिति के अनुसार अलग अलग फेस वैल्यू से इश्यू कर दिए। अब ये इसी प्रकार से मान लो उस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए हो, अब उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या होगी, प्लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग हमें शो करने होंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट थोड़ी ज़्यादा अजीब लगेगी, सुविधाजनक नहीं होगी, सरल नहीं होगी, क्योंकि उसका फर्स्ट पेज है वो केवल इनसे ही कवर हो जाएगा। तो अब इस स्थिति से बचने के लिए भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसी सिचुएशन को हम कैसे करते हैं दूर, ऐसी सिचुएशन में जितने भी अपने अलग अलग फेस वैल्यू के जो शेयर्स होते हैं उनको किसी एक फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो फेस वैल्यू 10 रुपये हो, चाहे वो फेस वैल्यू 100 रुपये हो या फिर 1 रुपये हो, यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के अपने शेयर्स होते हैं फेस वैल्यू के, उन सभी को एक ही फेस वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ऐसा करने से उस कंपनी की बैलेंस शीट है वो सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। अब स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन इसकी जो होती है आंतरिक पुनर्निर्माण की, वो ये होती है कि कंपनी जब अपने व्यवसाय का संचालन करती है तो उस कंपनी को हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, काफ़ी बार उसे लॉस होता है। अब मान लो एक साल हमें लॉस हुआ, अगले साल हमें प्रॉफिट हुआ, तब तो उस लॉस का एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अगर किसी कंपनी को कंटिन्यू 3-4 साल तक या उससे ज़्यादा वर्ष तक लॉस हो रहा हो तो उस कंपनी की जो हानियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो हानियां, अब अगर हमें किसी एक साल प्रॉफिट हो तो उससे पूरी की पूरी एडजस्ट नहीं हो सकती। तो दूसरा, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हानियां इकट्ठी हो जाती है तो कंपनी लाभांश नहीं दे सकती, डिविडेंड नहीं जारी कर सकती। और आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करती है या लाभांश नहीं देते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो अब ऐसी
बचने के लिए कंपनी आंतरिक पुनर्निर्माण या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा ये इकट्ठी हुई हानियां जो है उन हानियों को अपलिखित कर सकती है। अब स्टूडेंट इसकी जो तीसरी स्थिति होती है वो होती है कि जो कंपनी की एसेट्स होती है वो एसेट्स अगर ओवर वैल्यूड या अत्यधिक मूल्यांकित हो, यानी उन एसेट्स की जो वास्तविक वैल्यू होती है उस वास्तविक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू अगर बैलेंस शीट में दर्शाई गई है तो वो जो संपत्ति होती है वो शेयर कैपिटल का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यानी रियल रूप से अपनी शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये अत्यधिक मूल्यांकित जो एसेट्स होती है उस एसेट्स को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा राइट ऑफ कर सकते हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता कितने प्रकार से है, यानी इसके मेथड या फॉर्म कौन कौन। इसका पहला मेथड है स्टूडेंट वो है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी में परिवर्तन करके। दूसरा जो इसका मेथड है वो है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कटौती करके। और इसका जो तीसरा मेथड है वो है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विथ मेंबर्स क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर। ये इसके तीन मेथड या तीन फॉर्म होती है जिनके द्वारा हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इसके फर्स्ट मेथड या फर्स्ट फॉर्म को। वो अपनी होती है, इसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब जो फर्स्ट होती है उसके कुछ मेथड्स हैं, यानी अंश पूंजी में परिवर्तन करके या अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो आपका है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। अब ये जो फर्स्ट मेथड होता है, इस फर्स्ट मेथड में अगर किसी कंपनी के पास अनइश्यूड कैपिटल रिमेनिंग है, यानी अनिर्मित पूंजी अगर उसके पास अवेलेबल है, तो वह कंपनी अपनी अनिर्मित या अनइश्यूड शेयर कैपिटल को जनता में इश्यू करके पैसे या अपनी जो शेयर पूंजी है उसको बढ़ा सकती है। और जब शेयर पूंजी को बढ़ाएंगे तो कंपनी को पैसे भी मिलेंगे जिनका प्रयोग वो अपने व्यवसाय संचालन में कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट कुछ कंपनियों की जो ऑथराइज कैपिटल होती है वह ऑथराइज कैपिटल अगर कंपनी ने पहले से ही मार्केट में इश्यू कर रखी है, यानी अब उस कंपनी के पास अनइश्यूड कैपिटल या अनिर्मित पूंजी नहीं है, तो ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 62 व सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करते हुए अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ा सकती है और बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी को वह मार्केट में इश्यू कर सकती है। अब स्टूडेंट इसमें जो हमने अधिकृत पूंजी बढ़ाई उसके लिए हमें किसी प्रकार के लेखांकन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो हम न्यू इश्यू करेंगे मार्केट में उस न्यू इश्यू की हमें न्यू इश्यू के अनुसार जनरल एंट्रियां करनी होगी। अब इसमें जो दूसरा मेथड जो होता है वो होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इसे हिंदी में कहते हैं अंशों का समेकन। अंशों का समेकन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अपने पास जो अलग अलग छोटे छोटे जो फेस वैल्यू के शेयर होते हैं उनको हम एक बड़े फेस वैल्यू के शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि एक कंपनी ने 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के अलग अलग फेस वैल्यू के शेयर इश्यू कर रखे थे। तो अब वह कंपनी उन अलग अलग फेस वैल्यू की जो शेयर कैपिटल जो होती है
उस शेयर कैपिटल को एक ही फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट इसमें अंशों के समीकरण में क्या होगा, केवल अंशों के अंकित मूल्य में यानी उनकी फेस वैल्यू में परिवर्तन होगा, उनकी शेयर कैपिटल यानी टोटल जो पूंजी होगी या टोटल जो अपनी कैपिटल होगी उस टोटल कैपिटल में या टोटल पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा। अब इसमें जो जनरल एंट्री हमें करनी होती है वो ये हो जाएगी ओल्ड फेस वैल्यू, यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR और नीचे हो जाएगा न्यू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ जितने भी ओल्ड फेस वैल्यू वाले शेयर होते हैं, जैसे मान लो अपने पास 5 रुपए वाला तो पहले 5 रुपए लगा दिया, फिर इक्विटी शेयर लगा दिया और जितनी जैसे मान लो 50,000 की थी तो यहाँ 50,000 लिख देंगे। 2 रुपए वाले या फिर मान लो 10 रुपए वाले जो शेयर थे वो यहाँ पे शेयर कैपिटल DR हो जाएगा, यहाँ पे भी DR हो जाएगा और यहाँ मान लो ये भी 50,000 के थे तो ये भी 50,000 आ गए। फिर मान लो अपने पास 20 रुपए वाले थे और ये भी DR हो जाएंगे, ये भी मान लो 50,000 के थे तो ये भी 50,000 आ जाएंगे। फिर मान लो अपने पास 50 रुपए वाले थे तो ये भी यहाँ पे DR हो गए और ये यहाँ पे 50,000 आ गए। अब इन सभी शेयर्स को मान लो हमने 20 रुपए वालों में कन्वर्ट कर दिया या फिर मान लो इनको हमने 50 रुपए वाले में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ लिखेंगे 50 शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट इन सबको जोड़ के मेंशन कर देंगे 2 लाख। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी अपने पास ओल्ड फेस वैल्यू के शेयर है उनकी फेस वैल्यू लगाते हुए उनकी कैपिटल को हम यहाँ नोट कर देंगे और जिस फेस वैल्यू में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं उस फेस वैल्यू को लगाते हुए पूरी शेयर कैपिटल को यहाँ नोट कर देंगे। अब इसका कन्वर्जन लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अब ये 5 रुपीज के अकॉर्डिंग है तो ये हो जाएंगे 10,000 तो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 5 रुपीज। फिर ये हो जाएंगे आपके 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज। ये आपके हो जाएंगे 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 2500 इक्विटी शेयर एट द रेट 20 रुपीज और ये हो जाएंगे 1,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 50 रुपीज आर कन्वर्टेड इनटू आगे कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हो जाएंगे अपने 4,000 शेयर एट द रेट 50 रुपीज। ये इनकी जनरल एंट्री हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये अंशों का समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपने पास अलग अलग फेस वैल्यू की शेयर कैपिटल होती है उस अलग अलग फेस वैल्यू वाली शेयर कैपिटल को हम एक ही प्रकार की फेस वैल्यू की शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं और अंशों के समीकरण में केवल जो शेयर्स होते हैं जो अंश होते हैं उनके अंकित मूल्य या फेस वैल्यू में परिवर्तन होता है, उनकी टोटल पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इससे अगला जो मेथड इसमें है तीसरा वो आपका है सब डिवीजन ऑफ शेयर। इसे कहते हैं अंशों का उपविभाजन, अंशों का उपविभाजन। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इसका उल्टा होता है। इसमें हम क्या करें, बड़ी फेस वैल्यू वाली जो शेयर कैपिटल होती है उसको हम छोटी फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई शेयर है जिसका फेस वैल्यू 1000 रुपए है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जैसे मान लो 10 रुपए वाले में या 100 रुपए वाले में। अब इसमें भी जो अपना अमाउंट था उस अमाउंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल उनकी फेस वैल्यू में परिवर्तन होता है। उपविभाजन में या सब डिवीजन में क्या होता है कि बड़ी फेस वैल्यू वाले जो शेयर्स होते हैं उनको हम छोटी फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें होता है फोर्थ जो मेथड होता है इसका वो हो जाएगा इक्विटी शेयर टू इक्विटी स्टॉक एंड इक्विटी स्टॉक टू शेयर। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो अपने पास इक्विटी शेयर्स होती है उस इक्विटी शेयर कैपिटल को हम इक्विटी स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे और अगर अपने पास इक्विटी स्टॉक है तो उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपना स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल होता है
यानी पूंजी का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है या जो भाग होता है उसको हम अंश पूंजी कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर। तो यानी अपनी टोटल पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है उसे शेयर कहते हैं। इक्विटी स्टॉक में उन्हें हम क्या करते हैं कि उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट न करके टोटल कैपिटल को एक साथ ही शो किया जाता है, उसे टुकड़ों में बांटकर टोटल कैपिटल को एक साथ शो किया जाता है। इसका एंट्री हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा उनका फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं और अगर इक्विटी स्टॉक को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री हो जाती है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है अनिर्मित अंश पूंजी को रद्द करना, यानी अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल करना, कैंसिलेशन ऑफ द अनइश्यूड शेयर कैपिटल, या जिसे कहते हैं अनिर्मित अंश पूंजी को रद्द करना। तो इसे कंपनी रद्द कर सकती है और इसके में किसी प्रकार की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इसके जो क्वेश्चंस है वो हम अगले